हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? सर्वे भवन्तु सुखिनः की अभिलाषा रखते हुए आज का टॉपिक हम लेंगे जो कि आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ से रिलेटेड है। इसमें हम परमहंस योगानंद की आत्मकथा से संबंधित कुछ अंश लेंगे जो कि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथन करने में सहायक है। क्योंकि एक बात तो पक्की है कि जब हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी होती है तो हमारी मैटेरियलिस्टिक, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल हेल्थ अपने आप ही स्पॉन्टेनियसली अच्छी हो जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू से प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड मोटिवेट चैनल फॉर न्यू अपडेट्स दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और हाँ, कमेंट्स अवश्य करें। मैं एक एक व्यक्ति के एक एक कमेंट्स को बड़े ध्यान से पढ़ती हूँ एंड दैट रियली एनकरेजेस मी। परम सत्य की खोज और उसके साथ जुड़ा गुरु शिष्य संबंध प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। इस खोज के मेरे अपने मार्ग ने मुझे एक भगवत स्वरूप सिद्ध पुरुष के पास पहुंचा दिया, जिनका सुघड़ जीवन युग युगांतर का आदर्श बनने के लिए ही तराशा हुआ था। वे उन महान विभूतियों में से एक थे जो भारत का सच्चा वैभव रहे हैं। ऐसे सिद्ध जनों ने ही हर पीढ़ी में अवतरित होकर अपने देश को प्राचीन मिस्र एवं बेबीलोन के समान दुर्गति को प्राप्त होने से बचाया है। यानी ये जो सिद्ध पुरुष हैं ये हर पीढ़ी में अवतरित होते हैं और हमारे देश को दुर्गति में जाने से बचाते हैं। मुझे याद है मेरे शैशव काल में पिछले जन्म की घटनाओं की स्मृतियाँ मेरे स्मृति पटल पर उभर रही थीं। तथापि ये स्मृतियाँ उन घटनाओं के घटित होने के क्रम के अनुसार नहीं थीं। बहुत पहले के एक जन्म की स्पष्ट स्मृतियाँ मुझ में जागती थीं जब मैं हिमालय में रहने वाला एक योगी था। अतीत की इन झांकियों ने किसी अज्ञात कड़ी से जुड़कर मुझे भविष्य की भी झलक दिखाई। परमहंस योगानंद जी आगे लिखते हैं अपनी आत्मकथा में, जिसमें वे अपनी शिशु अवस्था का उल्लेख करते हैं कि शिशु अवस्था की असहाय के अवमाननाओं की स्मृति मुझ में अभी भी बनी हुई है। चल फिर पाने में और अपनी भावनाओं को मुक्त रूप से व्यक्त कर पाने में असमर्थ होने के कारण मैं विक्षुब्ध रहता था। अपने शरीर की अक्षमताओं का भान होते ही प्रार्थना की लहरें मेरे भीतर उठने लगती थी। मेरे व्याकुल भाव अनेक भाषाओं के शब्दों में मेरे मन में व्यक्त होते थे। विविध भाषाओं के आंतरिक संभ्रम के बीच मैं धीरे धीरे अपने लोगों के बंगाली शब्द सुनने में और समझने में अभ्यस्त हो गया। यहाँ पर योगानंद जी अपने बचपन की बात कर रहे हैं और चूंकि ये बंगाली थे और इनकी भाषा बंगाली थी, मातृभाषा बंगाली थी, उसी संदर्भ में ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे ये बंगाली समझने लगे। इस मानसिक विक्षुब्धता और मेरा साथ न देने वाले शरीर के कारण कई बार मैं झल्लाकर आकुलता से रो पड़ता था। मेरी आकुलता पर परिवार में सबको होने वाला विस्मय मुझे याद है। सुखद स्मृतियाँ भी अनेक हैं। आगे वे अपनी माँ की भूमिका के संदर्भ में लिखते हैं कि मेरी माँ का दुलार और तुतलाने तथा लड़खड़ाने के चलने के प्रारंभिक प्रयास इत्यादि, इन आरंभिक सफलताओं को सामान्यतः जल्दी ही भुला दिया जाता है, परंतु फिर भी ये आत्मविश्वास की स्वाभाविक आधारशिलाएं होती हैं। मेरी इन सुदूरगामी स्मृतियों का होना कोई अपूर्व बात नहीं है। अनेक योगियों के विषय में ज्ञात है कि उन्होंने जन्म मृत्यु के नाटकीय अवस्था परिवर्तन में भी अपने आत्मबोध को बनाए रखा। यदि मनुष्य केवल शरीर होता तो निसंशय उसकी मृत्यु के साथ ही उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता। यहाँ पर योगानंद जी आत्मा के महत्व को बता रहे हैं तथा आगे लिखते हैं कि किंतु यदि युग युगांतर से सिद्ध महात्माओं ने सत्य प्रतिपादित किया है तो मानव मूलतः अशरीरी सर्वव्यापी आत्मा है। परमहंस योगानंद जी आगे अपनी शैशव अवस्था के बारे में लिखते हैं कि शैशव अवस्था की सुस्पष्ट स्मृतियों का होना विलक्षण तो है, किंतु ऐसी घटनाएं अति दुर्लभ भी नहीं। अनेक देशों में यात्रा करते हुए मैंने अनेक सत्यनिष्ठ स्त्री पुरुषों के मुख से उनकी शैशव अवस्था की स्मृतियाँ सुनी हैं। आगे
योगानंद जी अपने जीवन के संदर्भ में लिखते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था और इनके बचपन का क्या नाम था, तथा आगे की कहानी ये लिखते हैं कि मेरा जन्म पूर्वोत्तर भारत में हिमालय पर्वत श्रेणी के निकट स्थित गोरखपुर में 5 जनवरी 1893 को हुआ था। वहीं मेरे जीवन के पहले 8 वर्ष व्यतीत हुए थे। हम 8 बच्चे थे, 4 भाई और 4 बहनें। मैं मुकुंदलाल घोष भाइयों में दूसरा और माता पिता की चौथी संतान था, यानी इनके बचपन का नाम मुकुंदलाल घोष था। मेरे माता पिता बंगाली क्षत्रिय थे, दोनों ही संत प्रकृति के थे। उनके शांत एवं शालीन दाम्पत्य प्रेम में कभी भी कोई भी अनर्थक व्यवहार व्यक्त नहीं हुआ। ये अपने माता पिता की पृष्ठभूमि के बारे में लिखते हैं कि माता पिता के बीच आपसी सामंजस्य चारों ओर चलने वाले 8 नन्हे जीवों के कोलाहल का शांत केंद्र था। मेरे पिता श्री भगवती चरण घोष स्वभाव से दयालु, गंभीर और कभी कभी कठोर थे। उनसे अत्यंत प्यार करते हुए भी हम बच्चे उनसे आदर युक्त दूरी बनाए रखते थे। देखिए, जो फादर है या पिता है, पिता से बच्चों की डिस्टेंस बनी रहती है। पिता सिर्फ फाइनेंशियल और फिजिकल नीड्स को पूरी करता है, लेकिन जो भी हमारी मैटेरियलिस्टिक नीड्स होती हैं पिता उनको पूरी करते हैं, लेकिन जो हमारी इमोशनल नीड्स हैं या जो प्रेम है, दुलार है, ममता है, वो हमें माँ के सानिध्य से प्राप्त होती है। तो उसी संदर्भ में स्वामी योगानंद जी लिखते हैं कि वे असाधारण गणितज्ञ और तर्कशास्त्र वेत्ता थे तथा मुख्यतः अपनी बुद्धि से ही काम लेते थे, किंतु माँ तो स्नेह की देवी थी और हमें केवल प्रेम के द्वारा ही सिखाती थी। माँ के देहांत के पश्चात पिताजी अपनी आंतरिक कोमलता अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करने लगे। तब मैंने देखा कि उनकी आंखों में प्रायः मेरी माँ की आंखों की झलक दिखाई पड़ती थी। माँ के सानिध्य में हम बच्चों का बचपन में ही धर्म ग्रंथों के साथ कटु मधुर परिचय हो गया। अनुशासन की आवश्यकता पड़ने पर माँ रामायण और महाभारत से प्रसंगोचित कहानियाँ हमें सुनाती थीं। ऐसे अवसरों पर डांट शिक्षा दोनों ही साथ साथ चलते थे, यानी प्रेम और अनुशासन दोनों का ही समन्वय था। पिताजी के प्रति आदर के प्रतीक स्वरूप कार्यालय से उनके घर आने पर उनका स्वागत करने के लिए शाम को माँ हम बच्चों को कपड़े इत्यादि पहनाकर ध्यानपूर्वक तैयार करती। पिताजी भारत की तत्कालीन बड़ी कंपनियों में से एक बंगाल नागपुर रेलवे में उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट के समकक्ष पद पर कार्यरत थे। यात्रा उनके कार्य का एक ऐसा हिस्सा थी। हमारा परिवार मेरे बाल्यकाल में अनेक शहरों में रहा। माँ गरीबों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहती थी। पिताजी भी इस मामले में करुणापूर्ण दृष्टिकोण रखते थे, परंतु अपनी आर्थिक सीमा के अंदर ही व्यय करना पसंद करते थे। एक बार 15 दिनों में माँ ने गरीबों को खिलाने में पिताजी की मासिक आय से अधिक रकम खर्च कर दी। इस पर पिताजी ने माँ से कहा, मैं तुमसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि कृपा करके अपना दान धर्म तुम उचित सीमा के अंदर करो। माँ को अपने पति की यह सौम्यजनक उलाहना भी व्यथाजनक लगी। पति का टोक लगाना किसी भी स्त्री को अच्छा नहीं लगता है। तो उसी संदर्भ में इन्होंने कहा है, वे आगे लिखते हैं कि किसी भी प्रकार के मतभेद का आभास दिए बिना माँ ने एक घोड़ा गाड़ी मंगवाई। नमस्कार, मैं अपने मायके जा रही हूँ, क्योंकि जब पति ने धमकी दी तो पत्नी ने थोड़ा सा अकड़ दिखाई, जो कि एक प्राचीन स्वभाव है लेडीज का। और इनकी माँ कहती हैं, नमस्कार, मैं अपने मायके जा रही हूँ। वही प्राचीन धमकी। हम लोग चकित होकर विलाप करने लगे। उसी समय संयोगवश हमारे मामा वहाँ आ गए। उन्होंने पिताजी के कान में फुसफुसाकर धीरे से कोई परामर्श दिया। निसंशय सदियों से चला आ रहा कोई उपाय। पिताजी ने कुछ संधिजनक स्पष्टीकरण के बाद माँ ने खुशी खुशी घोड़ा गाड़ी लौटा दी। अपने माता पिता के बीच मेरे द्वारा देखे गए एकमात्र विवाद का इस प्रकार का अंत हुआ, परंतु एक विशेष संवाद भी मुझे याद आता है। कृपया अभी अभी घर पर आई एक असहाय महिला को देने के लिए मुझे 10 रुपए दीजिए। माँ की मुस्कुराहट में मनाने की अपनी एक शक्ति थी। 10 किस लिए, 1 रुपया काफ़ी है। पिताजी ने
इसके साथ एक औचित्यपूर्ण समर्थन भी जोड़ दिया। जब मेरे पिताजी और दादा दादी की अचानक मृत्यु हो गई, तब मैंने गरीबों को पहली बार अनुभव किया। यानी इन्होंने उस समय गरीबी का अनुभव किया। मीलों चलकर स्कूल जाने से मेरा नाश्ता होता था केवल एक छोटा केला। कॉलेज पहुंचने तक मेरी अवस्था इतनी बुरी हो गई कि मैंने एक धनी न्यायाधीश से मासिक 1 रुपए की सहायता के लिए प्रार्थना की। उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि 1 रुपया भी मूल्यवान होता है। उस 1 रुपए के मना किए जाने की आपको कितनी कड़वी याद है। ये अपने जीवन के बिटर एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। और आगे योगानंद जी लिखते हैं कि माँ के हृदय से तत्काल तर्क उभरा, क्या आप चाहते हैं कि यह महिला भी आपके द्वारा इन 10 रुपयों को मना किए जाने की वैसी ही दुखद स्मृति अपने मन में रखे जिनकी उसे तीव्र आवश्यकता है। तुम जीती। पराभूत पति की सनातन भाव भंगिमा के साथ पिताजी ने अपना बटुआ खोला और कहा, यह लो 10 रुपए का नोट, उस महिला को मेरी शुभकामनाओं के सहित दे दो। यहाँ पर योगानंद जी बीच बीच में अपनी बिटर एक्सपीरियंस को और फिर माता पिता के सानिध्य को और उनके संबंधित अपने बिताए गए बचपन के बारे में बात कर रहे हैं। That's all for today. Thank you for being with us. Please take care of yourself. इस किस्से को आगे के वीडियो में कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू।